मेरा पति मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। जब उसे पता चला कि मैं पेट से हूँ, लेकिन एक दिन मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम पर शक करता है। मैंने फ़ौरन देवरानी को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती तब तक वह सोता नहीं, मगर मेरे पास ही बैठे रहता है। देवरानी कहने लगी कि आज रात को मैं सोने का नाटक करूं और मेरे पति को लगे कि मैं सो गई, तो कुछ देर बाद मैंने अपने पति को जो करते देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब देखा कि मेरा पति मेरा नाम रीना है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपने घर में पैसों की कभी कमी नहीं देखी। मुझसे बड़ी बहन डॉक्टर है और मेरे माता पिता का इरादा था कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूं। मुझे एक साइकियाट्रिस्ट बनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं शुरू से ही इंसान की हालत को लेकर अब तक का सफ़र करती थी और मैं बहुत शौक़ से अपने इस काम को कर रही थी। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। मेरे मरीज़ भी ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, जिनको दिल से सुकून नहीं मिलता था और आखिर डिप्रेशन के मरीज़ बनकर मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास अपने दिल का हाल बताने आ जाते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छे खासे पैसे हो जाते थे और दुखी इंसान को थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए फैसले लेने का अधिकार मैंने अपने पिता को दे दिया था। जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी, उस दिन मैंने हॉस्पिटल से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी। अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली और उस औरत की टांग पर चोट आई थी और बाजू पर भी मामूली खरोंच आई थी। मेरा घर यहाँ से करीब था, इसलिए मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं वह औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी फटाफट तैयार होकर हॉल में मेरी मम्मी के साथ चली गई। मैं सोच रही थी कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वह लॉन में सो रही थी और मैंने उसे उठाया और उसे कहने लगी, मैडम चलो यहाँ से, अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने से वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर ज़्यादा ही चोट लग गई थी। मैं उसे अपने क्लिनिक में ले गई, उसके पैर का मसाज किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। औरत इस बीच बिल्कुल ही खामोश रही। ड्राइवर को कहा कि उसे उसके घर छोड़ आए क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही चोट लगी थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको अच्छे से कुछ देर कर और उसकी पट्टी वगैरह करा कर उसे उसके घर भेज दिया। मैंने वही किया और मेरी इस बात से मेरी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। मैंने उनसे प्यार से बात की और उन्हें मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी। वह मेरे पापा की किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में वह एक शरीफ आदमी लगता था, इसलिए मुझे माँ और पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी 8 महीने बाद तय हुई। मेरी क्लिनिक के कुछ दिन बाद की बात है कि जब मैंने हॉस्पिटल में उस औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और खुद दवाई लेकर उसे दे दी। कुछ दिनों तक वह वहाँ आती रही। इसी दौरान मेरी उससे अच्छी खासी दोस्त बातचीत होने लगी थी।
फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। शादी से पहले 2-3 बार मेरी मंगेतर से मुलाकात हुई। तब मैं सोच में पड़ गई थी, वह मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा लगा था या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो मेरी माँ ने कहने लगी, तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा और शरीफ है। मैंने भी अपनी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों को शादी के नाम पर जो खुशी होती है वह मुझ में कहीं नहीं थी। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी रोबोट की तरह ही रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे फीलिंग्स ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे जब मैंने मेरे सामने रस्म करती एक लड़की को देखा और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही लड़की रानी थी जो मुझसे अस्पताल में मिलती रहती थी, वही जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ। वह भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं भी आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ, मैं आपकी देवरानी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ थी। फिर ये लड़की कौन है जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे पहले मैं उससे अपने सवालों का जवाब मांग पाती, मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे कहा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी पहले रस्म कर लेते हैं। मुझे लोग अंदर कमरे में लेकर चले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। पहले तो यह बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी हुई नहीं थी और छोटे भाई की पहले ही हो गई थी, और अब मुझे यह पता चला कि सास मुझसे कुछ बातें छुपा रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे दुआ सलाम की और तमीज़ से मेरे पास बैठ गया। यह देखकर मुझे खुशी हुई। चलो, मेरा पति एक अच्छा शरीफ आदमी है। मैंने उसे सबसे पहला सवाल प्रिया के बारे में किया। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मेरे भाई की पहली पत्नी है। मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या ज़रूरत पड़ गई आपके भाई को? प्रिया का भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं तो 1 महीना पहले ही यहाँ पर आया हूँ, इसलिए घर के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे कोई शौक़ है। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। मैं मुस्कुराने लगी। मैं एक साइकियाट्रिस्ट थी, लेकिन इस घर में आकर खुद ही उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की हालत क्या समझती, मेरी हालत को उलझ कर रही थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर प्रिया पर जुल्म करती थी। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वह बेचारी सुबह सवेरे उठकर काम करना शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी साधी थी, किसी के आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी, लेकिन उसका पति उसे कुछ नहीं समझता था। मैंने प्रिया से पूछा कि आखिर यह सब क्या है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? तो वह बेचारी रोते हुए, मैं अमन की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वह किसी और को पसंद करने लगा, इसलिए मुझसे शादी से मना कर दिया। मैं अनाथ थी, इसलिए दादी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी थी। लेकिन इस आदमी ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा और दादी के देहांत के बाद ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली।
जब से मेरी शादी हुई है मैं तो इस घर में नौकरानी की तरह ही रहती हूँ। मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। प्रिया की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास को मेरी और देवरानी की दोस्ती यह सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती तो मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ जाती। मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा। पता नहीं उनको मुझसे क्या मतलब। छोटी छोटी बातों पर वह मुझसे लड़ने के जैसे बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरे भाई का दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया और इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वह मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिया ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारे पति को माँ तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। अगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे साथ मेरी सास ने कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था, फिर वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके ख़ानदान को पहले वारिस देने वाली थी। उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती कि प्रिया से दूर ही रहना, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है। वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे प्रिया पर यकीन था। वह तो एक सीधी साधी भोली भाली लड़की थी। उसको मेरी सूरत में उसकी दोस्त मिल गई थी, जो उसे हमदर्दी जताती थी, जिससे वह अपने दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह मेरे लिए रोज़ अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते और मुझसे माफ़ी भी मांगते, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे लिए तो यही बात बहुत थी कि मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी वह यह थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था। उन्हें किसने मेरे खिलाफ भड़काया हुआ था, प्रिया ने या फिर मेरी सास ने? क्योंकि प्रिया तो शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मुझे राज भी पता चल जाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन था। अब मेरा पति बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। रोज़ रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत अच्छा हो गया था। मगर मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही थी कि प्रिया कुछ परेशान सी रहने लगी है। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही फीके अंदाज में दी थी। मैं उस पर शक करने लगी कि कहीं मेरे साथ ठीक तो नहीं कर रही है थी। अब मैंने प्रिया पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, मगर वह मेरे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने कभी उसे अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैंने प्रिया से पूछ लिया कि क्या बात है प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वह कहने लगी कि भाभी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे लिए क्यों परेशान हो? तो कहने लगी कि छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यह कहकर वहाँ से चली गई। मैं सोचती रह गई, आखिर बात क्या है? यह भी सीरियस बात क्यों कर रही है? इसी बीच में मेरे साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। मेरी पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे मिसकैरेज होते होते बचा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति लाता था। प्रिया या फिर मेरी सास मेरे साथ
मसला कर देती थी। मेरे पति पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब से मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, तब से वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मेरा देवर और देवरानी भी हमेशा अपने काम से काम रखते थे, वह भी ऐसा नहीं कर सकते थे। किसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की? सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मुझे एक कदम प्रिया की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि वह मेरे लिए ही परेशान है। फिर उसने मुझसे एक बार यह भी कहा कि मैं अभी अपना ख्याल रखा करूं, तो मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और मेरे साथ ये हादसा होते होते बचा। मैं अपने घर चली गई और मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहाँ जाने के बाद प्रिया से पूछने लगी कि तुम क्या कह रही थी? मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। सोच रही थी कि वह मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, या फिर अपनी सौतन और दूसरी देवरानी का नाम लेगी। मगर उसने जिसका नाम लिया तो सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा और मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। तो कहने लगी कि भाभी, आपके पति ही यह काम करते हैं। प्रिया से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं और वो तब तक नहीं सोते जब तक मैं गहरी नींद में न सो जाऊं। इतना ख्याल रखते हैं। प्रिया मुझे कुछ कहने ही वाली थी कि मैं उस समय वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो इतना अच्छे से है और मेरी इतनी देखभाल भी करता है, मुझसे इतना प्यार करता है। वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने प्रिया की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करनी ख़त्म कर दी। एक दिन जब मैं अपने हॉस्पिटल जाने लगी तो वह कहने लगी कि भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति ही है जो आप पर जुल्म करता है। यह जो आपकी इतनी देखभाल करता है, वह सब कुछ एक नाटक है। उसे यह बच्चा ही नहीं चाहिए। उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भाभी, मेरी बात का यकीन करो, मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि यह तो मेरे साथ भला कर रही है। उसे मेरे पति के खिलाफ तुम मुझसे कोई भी बात मत करना। मैं तुमसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सुनूंगी। मैंने उसे बहुत गुस्से में यह बात कही थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, तुम तो घर में आने से पहले ही मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ आपको कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से बातें क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एक काम करना, आज रात अपनी मुँह धोकर सोना। तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हूँ और कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुँह धो लिया और लेट गई। उसने रोज़ की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज़ होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। कुछ देर ही हुई थी कि अचानक मेरी तो जान ही निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से वह दवाई पानी में इंजेक्ट की। मेरी आदत थी कि मैं रात में अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने उसी पानी में वह दवाई इंजेक्ट की और सोने के लिए लेट गया।
मैं जाग रही थी और हैरान हो रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा कि हाँ, मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार कर रही थी और मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है, तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इंजेक्शन के डिब्बे को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यानी प्रिया जो कह रही थी वह सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। मैं इस दवाई के रोज़ाना इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है? एक मासूम को जो दुनिया में आया ही नहीं था। आज की सारी रात मेरी यही सोचते सोचते हुए गुजरी, वह आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर इसकी ज़िंदगी में कोई और औरत है। यही वजह हो सकती है थी, वरना वह मुझे धोखा क्यों देता। कौन है आखिर वह औरत? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने कल सुबह किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं तो पीछा करके पता लगा लूँगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले प्रिया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ पता चला? मैंने अफसोस के साथ हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी कि वह पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। एकदम से बोल पड़ी कि मैं भी किसी औरत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफ़ी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद बालकनी में आकर घंटों तक फ़ोन पर बातें करते रहते थे। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। सुबह 10 बजे से पहले जब मेरा पति घर से निकला तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे बाहर निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया जिस टेबल की तरफ वो गया वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ बढ़ाया। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया था। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी निकला। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर मुझसे कहने लगा, तुम? मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए इस लड़की की तरफ देखकर उससे कहा, तुम जानती हो कि ये आदमी शादीशुदा है? वह डर कर सर हाँ में हिलाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ। तुम्हें फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रिया मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज़ होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वह आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने ज़रूर आएगा, मगर 1 महीने गुजर गए लेकिन किसी की कोई खबर नहीं मिली। मैंने भी गुस्से में उन्हें फ़ोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बुरा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी गलती होने के बावजूद भी मुझे लेने क्यों नहीं आया। मेरी प्रिया से बात होती है तो अपने पति के बारे में पूछती तो वह मुझसे यही कहती है कि भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ की हालात बहुत ख़राब है। उसकी बातें सुनकर मैं जाती जाती रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपनी कजिन के साथ हॉस्पिटल गई। वापस ही पर हम दोनों को भूख लगने लगी तो वह कहने लगा कि चलो ऐसा करते हैं, यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई
तो मुझे अपना पति नजर आया। वह प्रिया के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपना फ़ोन निकाला और प्रिया को फ़ोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या फिर झूठ बोलती है, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि प्रिया तुम कहाँ हो, तो वह कहने लगी, भाभी आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बातें नहीं कर पा रही थी। मैंने प्रिया से पूछा कि कैसी बात, जो कहने लगी, मैं भाभी तुम्हारी बात करूँगी। मैं उन्हें यहाँ यह बात समझाने लाई हूँ कि वह आपको मना कर घर वापस लेकर आए। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैंने क्यों प्रिया पर शक किया। मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर चली गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 2 महीना गुजर गया था, मगर ससुराल वालों को कोई खबर नहीं थी। मम्मी ने मशवरा दिया, एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। मम्मी ने कजिन को बुलवाया कि जाओ बहन को छोड़ कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर में गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने प्रिया के हाथ पकड़े हुए थे और वह कह रहे थे कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज़्यादा हैरानी मुझे प्रिया पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ कर रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था, तो वो मुझे देखकर बेहद घबरा गई। वह मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। कहा, तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तुमने ही शुरू किया है। अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकल आ गए। मैंने कहा, पूछें इस प्रिया से, मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ डाले क्या कर रही थी? प्रिया पीछे खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था, मगर अब नहीं रहेगा। यह भी तुम्हें तलाक दे देगा। मैं भी अभी इस हालत में तलाक नहीं दे सकती, और तलाक तो मैं खुद लूँगी। तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर खराब क्यों किया? मेरे पति गुस्से में कहने लगे कि तुम्हारा घर प्रिया की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे साथी की वजह से बर्बाद हुआ है, जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए कजिन को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई कि वह यह क्या कह रहा था। ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने एक नज़र उसको देखा और अपनी कजिन का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने प्रिया को देखा, जो नज़रें चुरा रही थी, और कहने लगा, मगर प्रिया ने तो कहा था कि अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। सास ठीक कहती थी। वह प्रिया ही थी जो शुरू से खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसी ने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। वो प्रिया ही थी जो सोच रही थी कि किसी तरह यहाँ से भाग कर चले जाऊँ। मेरे पति आगे बढ़े और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती, तुमने ऐसा क्यों किया? वह एक कदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ हाँ मैंने ही किया यह सब कुछ। इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफ़ी होते देखते आ रही हूँ। हर कोई घर में शुभम को अहमियत देता है। मेरे माता पिता को कोई पूछता नहीं था, मगर उनके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र नहीं की।
मैं बचपन से ही अभिनव को पसंद करने लगी थी, मगर यह दूसरे देश चला गया। इसके जाने के बाद दादी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से कर दी, ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर कहीं चली जाऊं। मगर सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते तो मेरे अंदर यह नफ़रत पैदा नहीं होती। मुझे तो कभी घर की बहू ही नहीं माना गया, बल्कि मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी करवा दी गई। मैं तो यहाँ एक नौकरानी बनकर रह गई। जब यह बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे सोचने से पहले ही इसकी शादी तुमसे करवा दी गई। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ही नहीं सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते थे तो एक वही था जो मेरी हिमायत करता था। इसलिए अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। मुझे मम्मी मंगनी में जाने से भी मना कर दी। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं मंगनी वाले दिन से ही जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकराई थी और फिर हॉस्पिटल में जानबूझकर उसे मिलती रहती, ताकि इन दोनों की शादी से पहले ही हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए और वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही दिया दुल्हन बनकर घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने अभिनव को भी इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। अभिनव मेरी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब हो रहने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजिन से शादी करना चाहती है, इसलिए वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्द ही मैं इसको इसकी पत्नी के खिलाफ इतना चढ़ा देती कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता। लेकिन इससे पहले ही दिया की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वह अपने बच्चे की खबर सुनते ही सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। यह देखकर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने दिया से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मैंने बीच में 1-2 बार उसे गलत दवाई भी खिलाई थी, ताकि वो बच्चा मर जाए और उसका पति उसे फिर से छोड़ दे, लेकिन यह बच गई। इसलिए मैं कोशिश करती रही कि उसके पति के खिलाफ कर दूं। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन उसको दिया और उससे कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर दिया उस दिन जागती रही और उसने अपनी आँखों से अपने पति को इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया और उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को अभिनव से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैं जानती थी कि दिया अपने पति के पीछे ज़रूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को एक गैर औरत के साथ देखकर वो घर छोड़कर चली गई। अब मेरा काम शुरू हुआ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अभिनव उसे लेने ना जाए। मैंने आपसे कहा कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि वह तुम्हें डिवोर्स देकर अपने कजिन से शादी कर लेगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना ली शुरू कर दी और वह भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। मैं तो इसकी कहानी सुनकर दंग रह गई। तन्हाई ने उसे नफ़रत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वह हर हद पार करने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे कहने पर उसके पति ने उसे तलाक नहीं दी। अब मैं उससे बहुत कटी कटी रहती थी और हमेशा ध्यान रखती रहती कि वह मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने घर और अपने हिस्से की जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया। हमने उसे उसके हिस्से
और सब कुछ दे दिया और वह पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसका साया मेरी ज़िंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं कहीं की भी नहीं रहती। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था कि आज के बाद वह कहीं भी नज़र आए तो उसे नहीं देखेंगे। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी और हम सब लोग बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद थी कि अब आगे मेरा साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बुरा करने वाली थी वह हमसे बहुत दूर जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा अगली वीडियो का अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।